अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? से ठीक है। उम्मीद है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपके लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है उसको आसान कर दिया जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके सामने रखे जाएं इन टर्म्स ऑफ गेस्ट पेपर, ताकि आपको तैयारी में थोड़ी सी आसानी मिल जाए। तो हम बात करने वाले हैं आज बच्चों सेकेंड ईयर के फिज़िक्स गेस्ट पेपर की। और हमारे पास ईयर है 2024। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस पे स्पेसिफिकली बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा लो की वजह से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम नहीं कह सकते कि बोर्ड में आएंगे जो हम आपको बताएंगे। टॉपिक्स पे अगर हम फोकस करें तो टॉपिक्स के अंदर से मल्टीपल क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो हम उन्हीं मल्टीपल क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे और देखेंगे कि अगर वो कुछ वेरिएशंस के साथ अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है उन टॉपिक्स में से, तो हम उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे और उनका आंसर हम क्या लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। चैप्टर हमारे पास है चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो कूलम्स लॉ वाला टॉपिक है उसमें से हमारे पास जो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है कि अगर हमारे पास मीडियम एयर हो तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या होगी। अगर हम उसकी जगह कोई थिक मीडियम रख दें तो क्या होगा, थिन मीडियम रखें तो क्या होगा, नेचर ऑफ मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा। इसी तरह से वो क्वेश्चन कर सकता है कि अगर हम डिस्टेंस के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं तो हमारे पास क्या फोर्स का रिजल्ट बनेगा। तो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ हमसे ये क्वेश्चन कर सकता है। या तो मीडियम से रिलेटेड बात पूछेगा या वो डिस्टेंस के वेरिएशंस या चेंज के साथ हमसे बात पूछ सकता है। अच्छा, एक तो ये वाला हमारे पास जो टॉपिक है ना, इंतहा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो गॉजेस की एप्लीकेशंस हैं ये इंतहाई अहम हैं, लेकिन गॉजेस की तमाम एप्लीकेशंस में भी एक एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में चलती है। तो मैंने गेस्ट पेपर में शॉर्ट पोर्शन पे, ये जो मैं अभी ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ये शॉर्ट पोर्शन वाला है। शॉर्ट पोर्शन में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में भी इसके चांसेस हैं आने के। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉजेस लॉ में आपने इनफिनिट चार्ज शीट पे फोकस करना है, इसके आने के चांसेस हैं। शॉर्ट में आए तो जस्ट डेरिवेशन लिख देंगे, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको डिराइव करेंगे एंड देन आपने इसको फिर कंक्लूड भी करना होगा। अच्छा, इसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें इसी चैप्टर में तो हमारे पास पोलराइजेशन का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब पोलराइजेशन में हम सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, पोलराइजेशन क्या है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ पोलराइजेशन होता है और जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रही होती है और अप्लाइड पोटेंशियल या वोल्टेज में एक चेंज आ रहा होता है। तो क्या रिलेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड पोटेंशियल का, कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स के अंदर पोलराइजेशन हो रही होती है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पैराग्राफ है बट इसके अंदर से वेरिएशंस के साथ क्वेश्चंस पूछता है कि अगर हम पोलराइजेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर उस पर क्या फ़र्क आएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर उस पर क्या फ़र्क आएगा। तो ये इस लिहाज से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी तरह से इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। कई बार इसने हमसे इसके ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए कहा गया है, जो अगर हम पुराने पेपर्स में देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कभी वो चार्जिंग के ग्राफ पे बच्चों से कहता है कि ड्रॉ करके दिखाएं, कभी डिस्चार्जिंग के ग्राफ वो कहता है कि ड्रॉ करके दिखाएं। तो इनके ग्राफ भी आने चाहिए। फिर देखें कि दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर जो आरसी फैक्टर्स है उनके साथ क्या चेंज आ रहा है। आरसी ज़्यादा होगा तो चार्जिंग में क्या फ़र्क आना है। आर सी टी इक्वल्स टू आर सी एक इक्वेशन है जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम को डिसाइड करती है और उम्मीद है कि आप सब बच्चे इससे वाकिफ़ होंगे। तो ये पूछता है कि अगर टी इक्वल्स टू आर सी का जो प्रोडक्ट है हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो चार्जिंग पे क्या फ़र्क आएगा, और फिर उससे जो ग्राफ में चेंज आना है वो क्या चेंज आएगा वो भी आप प्लॉट करके दिखाएं। लाइकवाइज डिस्चार्जिंग में भी ऐसे ही पूछेगा कि अगर हम आर सी प्रोडक्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या फ़र्क आएगा, हमारे पास वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये वो इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हैं इस चैप्टर में से। बाकी वेरिएशंस के साथ कुछ ना कुछ और भी वो चेंज इनमें दे के आपसे पूछ सकता है। तो ये वो चार टॉपिक्स, ये चार समझ लें पोर्शन मैंने इस चैप्टर में से चूज़ किए हैं शॉर्ट के लिए,
जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो इस बार बनाने वाला है। नेक्स्ट में अगर जाएं बच्चों तो हमारे पास आ जाता है चैप्टर 12, और चैप्टर 12 के अंदर भी वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि गेस्ट पेपर के तौर पे आपके सामने ये रख रहा हूँ तो लिमिटेड सी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, लिमिटेड सी ही दिखानी भी बनती हैं, क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक्स पे बात करने लग जाऊँ तो फिर वो आपके लिए आसानी नहीं बल्कि मुश्किल का बायस बन जाएगा। तो ये जो मुझे लगता है पुराने पेपर्स को जज करने के बाद और इस बार के एस उसको समझने के बाद मुझे इन टॉपिक्स पे थोड़ी सी है कि इम्पोर्टेंस इनमें दिख रही है कि इनके आने के चांसेस बन रहे हैं। चैप्टर 12 में अगर हम देखें तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब देखें रेजिस्टेंस से सारे बच्चे वाकिफ़ हैं। हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। दोनों की जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर डिफरेंट तरह से चेंज आता है टेम्परेचर के साथ। तो एक तो ये क्वेश्चन कर सकता है, प्लस जो आगे मैंने बात लिखी है ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग है, रेजिस्टिविटी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर रेजिस्टिविटी तो किसी मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और वो कांस्टेंट रहती है। तो ये एक यहाँ डेफिनेशन की बेस तक बात तो ठीक करते हैं, लेकिन आगे इसके अंदर समझने की एक बात और भी है कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है किसी मटेरियल की, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम बात कर रहे होते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जहाँ रेजिस्टेंस चेंज होती है मटेरियल की वहाँ उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। तो रेजिस्टिविटी इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो जब इसके चेंज के साथ आपसे वो क्वेश्चंस करे तो इसको अच्छे से जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए, तो इसको अच्छे से स्टडी करना है। और सारी बातें बुक के अंदर उसने लिखी हुई हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर ने जो बात है कहाँ से कर दी है। उसके बाद जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट। ये जुमला थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है, अधूरा लिख दिया गया। हाउ टू गेट मैक्सिमम पावर आउटपुट, कि हम मैक्सिमम जो पावर है किसी सर्किट की वो कैसे अचीव कर सकते हैं, जिसके अंदर अब बच्चों को पता है कि हम मैथमेटिकल कंडीशन लगाते हैं पावर फार्मूला के अंदर एंड देन उसको डिराइव करते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो जो पावर हमारे पास होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर शॉर्ट में आता है तो आप उसकी वेटेज और इसकी जगह को देखकर उसके अंदर डेरिवेशन के चंद इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेकर उसको कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आप डायग्राम बनाएं, सर्किट डायग्राम बनेगी, एक्सप्लेन करेंगे एंड देन प्रॉपरली उसको आप डिराइव करेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे जो क्वेश्चन है ये इंतहा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन ना नॉर्मली बोर्ड में पहले बहुत सारी वेरिएशंस के साथ आता रहा और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी चलता रहा, डिफरेंशिएट इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो इस बार मैंने इसके अंदर एक चेंज लाया है क्योंकि पिछले चंद सालों से वो इन कुछ कंडीशंस से ना रिलेटेड क्वेश्चंस बना बनाकर बच्चों से पूछता है। जैसे कि वो आपसे पूछता है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो हमारे ईएमएफ के बराबर कब होगा, एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये कब ईएमएफ से ज़्यादा होगा, और फिर पूछेगा कि बताएं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, ये हमारे ईएमएफ से कब कम होगा। तो मैं अभी बच्चों इनकी आंसर्स पे तो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस पे थोड़ी थोड़ी बात करते हुए भी काफ़ी वीडियो लंबी होने वाली है। अगर किसी बच्चे का स्टिल इसमें कोई क्वेश्चन हो, आप बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास मेरी ईमेल एड्रेस है, आपके पास व्हाट्सएप और सब कुछ अवेलेबल है। इवन आप चैनल पे आकर मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा और इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक हो गया। तो ये 3 कंडीशंस के साथ आपसे कुछ सवाल कर सकता है कि ऐसा कब आपको मिल सकता है, वो कंडीशन क्या होगी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये देखने में आया है कि ये 1-2 सालों में उसने डिफरेंट जगहों पे कहीं शॉर्ट क्वेश्चन कहीं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ शामिल किया या कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में और जो कभी सेकंड एनुअल है हमारे पास पेपर, उनके अंदर ये क्वेश्चन हमें आते हुए दिख रहा है। तो डिफरेंस क्या है रियोस्टैट और पोटेंशियल डिवाइडर का, तो दोनों में एक डिफरेंस है। आप अगर इनके सर्किट्स पे फोकस करें तो सर्किट के अंदर जो कम्बिनेशन है उसके अंदर भी एक क्लियर सा डिफरेंस है। अगर मैं शॉर्ट सी बात करूं तो रियोस्टैट जो होता है हमारे पास बेसिकली जस्ट रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और पोटेंशियल डिवाइडर जो है नाम से वाज़ेह है कि पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है, यानी हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज को हमें प्रोवाइड करता है, ये वोल्टेज को डिवाइड कर रहा होता है। तो दोनों इंतहाई करीब करीब होते हैं, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्किंग के लिहाज से, लेकिन सर्किट और समझने और कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से इसके अंदर एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। देन हम मूव करते हैं टुवर्ड चैप्टर 13।
अब चैप्टर 13 भी मैं कहूँगा, मैं उन बच्चों से कहूँगा जिन बच्चों को आखिरी चैप्टर्स तैयार नहीं है, ये उन्हें लगता है कि आखिरी चैप्टर्स की जो हमारे पास तैयारी है वो वीक है, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर वीक है तो परेशानी की बात नहीं, लेकिन जो पहले 5 चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो पहले 5 चैप्टर्स से बनता है। और इस बार भी चांस है कि पहले 5 चैप्टर्स में से जो पेपर के अंदर वेटेज होगी वो आखिरी चैप्टर्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, ये शुरू वाले चैप्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 13 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, फैक्टर इफेक्टिंग दी मैग्नेटिक फोर्स, ये इंतहाई सादा सवाल और इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह फार्मूला अगर मैं बोलूँ तो F=ILB ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को अगर आप सामने रखें तो आप इसके आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQs में भी आता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी वेरिएशंस के साथ अभी ये आपको गिवन करता है। प्लस यहाँ पर एक बात और शामिल करूँगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है टेस्ला है, और फिर इसकी आगे कन्वर्जन्स भी वो आपसे पूछता है। जो टेस्ला है उसका गॉस के साथ क्या रिलेशन है, फिर आगे मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर जाएँ तो फिर वो वहाँ पर मैक्सवेल्स के साथ इसका रिलेशन पूछता है। तो बुक में ये चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास मेरे नोट्स मौजूद हैं, उनके अंदर ये चीज़ें डिटेल में मौजूद हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो कन्वर्जन्स ऑफ गाज उसने पूछा कि जो टेस्ला है उसकी गॉज में क्या कन्वर्जन्स हैं। और ये न्यूमेरिकल में भी अगर ऐसी बात आ जाती है तो हमारा देखें जो पूरा न्यूमेरिकल है वो एक छोटी सी कन्वर्जन की वजह से गलत हो सकता है, नंबर ज़ाया हो सकते हैं। तो इस पर ज़रा फोकस कर लें। ये जो कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स होती हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को भी आपने ज़रा अच्छे से तैयार करना है। देन इस चैप्टर के अंदर मैंने ये 2 बातें मिक्स कर दी हैं। एक बात ऊपर मैं पहले चैप्टर में कर सकता था, बट मुझे लगा कि यहाँ इकट्ठी कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशंस आपसे पूछेगा, और ये भी कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है। मैं 2 वर्ड्स बोल रहा हूँ। देखो बच्चों के आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना कब मैक्सिमम है। अच्छा देखें, दोनों की कंडीशंस एक ही जैसी हैं, बस 2 लफ्ज़ हैं, एक में वर्ड मैग्नेटिक बोलते हैं आप, दूसरे में इलेक्ट्रिक बोलते हैं। कंडीशंस एक ही जैसी हैं, फार्मूला में डिफरेंस है, सिंबल का फ़र्क आ जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा? जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी या जो नॉर्मल टू सरफेस है वो हमारे पास जो है वो पैरेलल हो जाएगा फ्लक्स के साथ, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। तो ये 2 तरह की बातें वो आपके सामने रखता है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि हम सरफेस को कंसीडर करें या उसके नॉर्मल टू एरिया को कंसीडर करें। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से क्लियर करना है इसके कॉन्सेप्ट को कि सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, बोल रहा हूँ सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो उसका नॉर्मल टू सरफेस है वो पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, तो जाकर फ्लक्स जो मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एक ही एप्लीकेशन है वो सॉलिनाइड वाली, उसको अच्छे से तैयार कर लें। शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकती है। फिर से कहूँगा अगर शॉर्ट में आती है तो शॉर्ट में अगर ये आता है तो आपने जस्ट क्या करना है कि इसको डिराइव कर देना है, और अगर ये लॉन्ग में आता है तो एक्सप्लेन कर लें, इसकी डायग्राम बनाएं एंड सो ऑन, सारी चीज़ों को इसके बीच में आप शामिल करेंगे। फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये तकरीबन 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएंगी और इस 13 चैप्टर में भी मिल जाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, स्ट्रेट भी होती हैं, कर्व्ड भी होती हैं, यूनिफॉर्म भी होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी होती हैं। कर्व्ड हों तो टेंजेंट के ज़रिए हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, और ये एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करती हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें याद रखेंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट के बाहर हमेशा जो नॉर्थ से साउथ चलती है, बट मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ चलती है, जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत रेयर ऐसे पेपर होंगे जो हिस्ट्री में गुजरे हों जिनमें ये सवाल ना आया हो, तो ये समझ लें कि एक ट्रेडिशन का हिस्सा बना हुआ है कि ये जो सवाल है ये तो पूछना ही पूछना है कि डिपेंडेंस ऑफ चार्ज टू मास रेशो। ये रेशो का वर्ड बच्चे यहाँ लिखा है, रेशन लिख दिया गया, मिस्टेक है, चार्ज टू मास रेशो है। एक तो इसका पर्पस क्या है, हम चार्ज टू मास रेशो क्यों फाइंड कर रहे होते हैं, फिर इसके बाद हम इसे कुछ कंक्लूड कर रहे होते हैं कि जो चार्ज टू मास रेशो होता है, और फिर जो हम चार्ज को या किसी भी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर रहे होते हैं उसमें एक कर्वेचर बन रहा होता है। अब वो कर्वेचर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए डिफरेंट होता है। तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कर्वेचर जो है वो ज़्यादा होगा या प्रोटॉनिक कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो ये जो कर्व ज़्यादा या कम हो रहा है किन बेसिस पे हो रहा है, एक तो इस चीज़ को समझ लें,
और दोनों में से किसका कर्वेचर ज़्यादा होगा ये भी याद रख लें। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा तो आप ये भी बता सकेंगे कि क्यों कर्वेचर ज़्यादा और कम हो रहा है और दोनों में से किसका कर्वेचर ज़्यादा या कम होगा। तो ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में भी है और फिर आखिरी चैप्टर में जो मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ वाला टॉपिक है उसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं पता होना चाहिए हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है। और इसके अंदर दो बच्चों कंडीशंस और भी आती हैं, वो ये कि पार्टिकल जो है वो कब डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड और कब वो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली एक वेलोसिटी होती है जिसको अचीव करने पर हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट गुजरवा देते हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं करता। ये तो एक कंडीशन होगी, वो स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि वो जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी उतनी अटेन नहीं कर सकता, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है तो कभी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो वो क्वेश्चन करेगा वो कौन सी कंडीशन है, वो क्या सिचुएशन होगी कि जिसमें जो पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या डिफ्लेक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इज द डिपेंडेंस ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है कि वो कितना सेंसिटिव है, कितना एक्यूरेटली वैल्यूज़ को मैयर करता है, मैयर तो नहीं करता, बेसिकली डिटेक्ट करता है। सो कितना वो सेंसिटिवली वोल्टेज को, करंट को डिटेक्ट कर रहा है, वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है जो आपकी बुक में भी मौजूद है। और इसके साथ एक टर्म कभी कभी और भी यूज़ करता है कि जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है वो कौन सा गैल्वेनोमीटर और हम उसे कैसे अचीव करते हैं। तो मैं यहाँ फ़िलहाल इसके लिए एक जुमला बोलूँगा कि जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, वो मोस्ट स्टेबल या मोस्ट सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है, जो अपनी रीडिंग्स को फ़ौरन से रोक देता है आफ्टर डिसकनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर विद द सर्किट। सर्किट से फ़ौरन डिसकनेक्ट करने के बाद जो नीडल है वो ज़ीरो पे आके रुक जाती है और वो फ्लक्चुएट नहीं करती है। तो ऐसे हम गैल्वेनोमीटर्स को डेड बीट भी कहते हैं, जो फ़ौरन से रुक जाते हैं आके। इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, फिर इनकी कन्वर्जन्स हैं, इनकी क्या क्या कम्बिनेशंस हैं बनाने के लिए, क्योंकि एम मीटर और वोल्ट मीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर से बन रहे होते हैं। तो कौन सी कम्बिनेशन में अगर हम गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ जोड़ें तो एम मीटर बनेगा, किस कम्बिनेशन में हम गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस से जोड़ें तो वोल्ट मीटर बनेगा। फिर मेजरमेंट करने के लिए हम एम मीटर को कौन सी कम्बिनेशन में सर्किट में लगाएंगे और वोल्ट मीटर को किस कम्बिनेशन में और किस तरह से सर्किट के अंदर हमने इसको कनेक्ट करना है, और इनके रीजंस भी साथ में पता होने चाहिए। सिर्फ इतना याद रख लेना बच्चों काफ़ी नहीं है कि एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि अब लेवल आपको बड़ा हो चुका है सेकेंड ईयर में, अब साथ में आपसे रीज़न भी पूछता है। तो ये रीज़न भी साथ में याद रखें कि क्यों वो ऐसा पूछ रहे हो, क्या इसके पीछे रीज़न है। सो होप सो आप इस चीज़ को समझ लेंगे। और मैं फिर से कहूँगा बच्चों, जो चीज़ ना समझ में आए बिफोर एग्ज़ाम, जो पेपर की सुबह है उससे पहले पहले अपनी क्यूरी जो है वो अपनी आपने ख़त्म करनी है। कोई क्यूरी आपकी एग्ज़ाम तक नहीं रहनी चाहिए, आपने पूछ लेना है। चैप्टर 14 पे आते हैं। तो चैप्टर 14 हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें सबसे पहला सवाल यही होगा, जो हम इंडक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चों, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्पीड है किसी भी मैग्नेट की मोशन की या किसी भी कॉइल या लूप की मोशन की। इसी तरह नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास स्पीड है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बड़ी क्लियरली आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, नोट्स में मौजूद हैं, इनको आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आएँ तो हमारे पास ये सवाल है कि जो ये एक सवाल मैंने लिख दिया, लेंजेस लॉ में मोस्टली यही क्वेश्चन करता है कि जो लेंजेस लॉ है वो कैसे एनालॉगस है टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि लेंजेस लॉ में हमने देखा कि ऑपोजिशन आ रही होती है टू द चेंज ऑफ फ्लक्स। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखने में आया कि जितनी एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उन ऑपोजिशंस की वजह से उतनी जो एनर्जी है वो रिवर्स हो जाती है, सिस्टम को वापस मिल जाती है। तो इस वजह से हम ये कंक्लूड कर रहे होते हैं कि जो लेंजेस लॉ है दैट इज़ दी मैनिफेस्टेशन या एनालॉगस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अगर आए तो बच्चों हमारे पास आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा कि ये लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इसकी जो वर्किंग डायग्राम्स हैं, कभी कभी ना इसकी वर्किंग डायग्राम्स हमसे पूछ लेता है। ये 5 डायग्राम्स हैं ऑलमोस्ट विद द फेज, विद देयर स्पीड, विद देयर एंगल्स।
तो ये ड्रॉ करके हमें दिखाना पड़ती हैं। प्लस इसमें पूछता है कि स्लिप रिंग किस में यूज़ हो रहा है, स्प्लिट रिंग किस में यूज़ हो रहा है, और मोटर का लाइक इसी तरह से मेन कंपोनेंट कौन सा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है, एसी जनरेटर और मोटर दोनों में के प्रिंसिपल्स में फ़र्क है। प्लस इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो ट्रांसफार्मर में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकालता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप कब होता है, स्टेप डाउन कब होता है, डायग्राम बनाएं, म्यूचुअल इंडक्शन पे वो कैसे काम कर रहा होता है। प्लस उसके अंदर जो हमारे पास एडी करंट्स बन रहे होते हैं, जैसे में नीचे सवाल लिखा है, उसके क्या वहाँ पर बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, वहाँ पर एक आइडियल ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जा सकता है, और हम ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेफर करते हैं कोर बनाने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर फ्रेम होता है कॉइल का, उसके लिए हम स्पेसिफिक मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि वो हार्ड मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, क्योंकि इसके साथ अगले चैप्टर का एक क्वेश्चन वो लिंक करता है, दैट इज़ द हिस्टेरेसिस लॉस। तो आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन सा वाला हम मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होगा या कम होगा, तो सो इसी रेफरेंस से बताएं कि मटेरियल जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए या हार्ड होना चाहिए। तो ये इस तरह के इसमें से कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। अगेन अगर नेक्स्ट चलें तो एडी करंट्स का भी जिक्र किया। अब एडी करंट एज इट सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से ये पूछता है कि हमारे पास जो इसके बेनिफिट्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं वो दोनों ही आप बताएं। तो नोट्स में आपको इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जो हैं बच्चों वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक हो गया। सो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों आपने याद इसके अच्छे से रखने। अच्छा, अभी एडी करंट्स के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर 15 पे। और चैप्टर 15 जो है वो बच्चों को कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके अंदर से कुछ ग्राफ और डायग्राम्स बनाने वाला जो पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ आपको तो पावर डायग्राम्स वो आपसे बनाने के लिए कह सकता है, रेजिस्टर सर्किट के लिए, कैपेसिटर सर्किट के लिए और इंडक्टर सर्किट के लिए। इसी तरह से लैग लीड के लिए जो वेव फॉर्म्स है वो आपको दिखाकर पूछ सकता है कि कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, या आपको कह सकता है कि वेव फॉर्म बनाए जिसके अंदर वोल्टेज लीड कर रहा हो, करंट लैग कर रहा हो, एंड वाइस वर्सा। इस तरह से आपसे डायग्राम्स बनवा सकता है। इसी तरह 3 तो सर्किट हैं बच्चों इसके अंदर मेन, और उनकी फिर ये इम्पीडेंस डायग्राम्स आपसे कहता है कि ड्रॉ कर दें। कैपेसिटर सर्किट हो, इंडक्टर सर्किट हो, या आरसी सर्किट हो, आरएल सर्किट हो, इनकी इम्पीडेंस डायग्राम्स भी आपसे ड्रॉ करने के लिए कहेगा। प्लस फिर फेज़ डायग्राम्स आ जाती हैं जो एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स के लिए। तो इन डायग्राम्स को भी आपने फोकस करना है, अच्छे से इनको समझना है, और अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आपने इसको लाजमी पूछ लेना है, इसमें इसको छोड़ कर नहीं चले जाना है। बच्चों को ये लगता है कि डायग्राम्स वाला पोर्शन है, डायग्राम्स मुश्किल हैं, तो चलो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बट इसके साथ इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यूज़ रिलेशंस हैं, जैसे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर है, उसका एक रिलेशन डिराइव करने के लिए आता है। जैसे मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी का वो एक रिलेशन पूछता है कि जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है उससे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस और इंडक्टर पर क्या, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस उस पर क्या फ़र्क आएगा, रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क आएगा। तो इसको भी आपने अच्छे से समझना है। फार्मूला आपके पास है एक्स सी का और एक्स एल का, कब हमारे पास फ्रीक्वेंसी का चेंज रिएक्टेंस इंक्रीज़ करता है और कब डिक्रीज़ करता है। प्लस इन दोनों की जो रिएक्टेंसेज हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट भी करवाता है कि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो कब इंक्रीज़ होगी, लाइक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो कब डिक्रीज़ होगी। तो दोनों का वैसे एक इन्वर्स रिलेशन है, बट ये रिलेशन आप तब ही जस्टिफाई कर सकते हैं जब आपको इन दोनों के जो फार्मूला हैं वो सही से याद हों। ठीक है, तो इनके फार्मूला को अच्छे से याद रखना है आपने कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो क्या चल रहा है रिएक्टेंस का। नेक्स्ट आए तो मैक्सवेल थ्योरी है, और मैक्सवेल थ्योरी के अंदर हमारे पास हैं तो इसके 4 पॉइंट्स, बट वो 3 पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, और तीसरे में भी 3 पॉइंट्स में भी जो लास्ट पॉइंट होता है जिसके अंदर हम स्पीड ऑफ लाइट को प्रूव करते हैं हमारे पास कॉफिशेंट्स की मदद से, वो इम्पॉर्टेंट है। तो पे अटेंशन टू द लास्ट पॉइंट जिसके अंदर आप स्पीड ऑफ लाइट को वेरीफाई कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी। तो ये इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, बट लास्ट पॉइंट इज़ मच इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। अच्छा, फिर आ जाता है बच्चों हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स चैप्टर 16, जिसके अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर कुछ 3 से 4 बल्कि 4 से 5 पॉइंट कहने चाहिए, जिस तरह प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट आ जाता है,
इसी तरह से हमारे पास लीनियर रिलेशंस को शो कर रहा होता है, फिर हमारे पास प्लास्टिसिटी आ जाता है, फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाता है, फिर हमारे पास ब्रेकेज पॉइंट आ जाता है। तो ये पूरा कर्व जो है वो किस प्रॉपर्टी को, किस क्वांटिटी को किस जगह शो कर रहा है, इसको आपने ग्राफ में से समझना है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा का कौन सा मटेरियल जो है उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी कम है, किसके ग्राफ के अंदर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद ब्रेकेज फ़ौरन से आ जाएगा और किसके अंदर ब्रेकेज बाद में आएगा। क्योंकि असल में ये जो ग्राफ है ना, ये भी डिसाइड कर रहा होता है कि मटेरियल जो है वो ब्रिटल है या डक्टाइल है। तो ब्रिटिलिटी या डक्टिलिटी के बारे में भी आप आंसर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो ये जो कर्व हैं, एक तो जो प्रॉपर्टीज़ ग्राफ के अंदर चल रही हैं बच्चों, इसको याद रखनी है आपने, प्लस इसके अंदर जो हमारे पास मटेरियल की नेचर्स को हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, ये वाली जो नेचर्स हैं इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। अब मैंने ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है बेसिकली ये इसके अंदर इस चैप्टर से दो बातें हैं, बट मैंने दो बातें जो हैं वो दूसरे चैप्टर से भी डाली हैं। अब यहाँ पर चार टेम्परेचर्स के नाम हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, न्यूट्रल टेम्परेचर क्या और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या। अब मैं इतना बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बनाने वाला टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर मटेरियल्स को डीमैग्नेटाइज करने वाला टेम्परेचर है। न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर जो है ये थर्मोकपल की आउटपुट से रिलेटेड दो टेम्परेचर्स हैं कि कब आउटपुट मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो मैंने टॉपिक्स के नाम ले लिए हैं। पे अटेंशन टू दीज टॉपिक्स टू जस्टिफाई दीज आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चार तरह के टेम्परेचर हैं, क्योंकि जब ये साइड बाय साइड वो पूछ रहा होता है तो ये इतनी कन्फ्यूजन होती है कि हम इधर की बात उधर कर देते हैं। तो ये चार तरह के टेम्परेचर हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, इनको अच्छे से आप अपने जहन में रखें। फिर आ जाता है डिस्कस दी नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ डोमेन थ्योरी। अच्छा, तो इसमें ना आपने क्या करना है कि डोमेन थ्योरी की मदद से जो मटेरियल की नेचर है, जैसे जो मटेरियल्स है ना पैरामैग्नेटिक हैं, डायामैग्नेटिक हैं, फेरोमैग्नेटिक हैं, या कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनकी नेचर्स के बारे में आपसे पूछता है। तो आपने इसमें जस्टिफाई करना है कि जिनके अंदर जो डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलाइन होते हैं वो मैग्नेटिक हैं, जिनके अंदर अलाइन नहीं होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जिनके अंदर अलाइन रहते हैं वो किस नेचर को शो करते हैं, लाइक वो फेरो होंगे, पैरा होंगे, डाय होंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स आपने डिस्कस करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ द डोमेन थ्योरी। क्योंकि डोमेन थ्योरीज दो तरह की हैं, मॉडर्न एंड टिपिकल, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों वैसे एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं। एक मैग्नेटिक मोमेंट से बात कर रही होती है और जो दूसरी है हमारे पास बात कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशंस पे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपने अच्छे से स्टडी करना है, फोकस करना है। अब आ गया वो सवाल जिसका मैंने ऊपर भी जिक्र किया था कि जिसमें आपसे पूछता है कि हिस्टैरिसीस लूप जो है वो आप ड्रॉ कर दें सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स का। इसी तरह से सिर्फ इतना ही नहीं पूछेगा हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स का आप हिस्टैरिसीस लूप बताएं, बल्कि वो लॉस भी पूछ सकता है। फिर वो आपसे पूछेगा कि हम किस मटेरियल को प्रेफर करेंगे, कि कौन सा हम जो मटेरियल है वो यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर या हम लेविटेशन स्ट्रेंस के अंदर। तो नेचर्स ऑफ मटेरियल्स और उनके हिस्टैरिसीस लूप्स एंड लॉस दोनों का जो आइडिया वो आपको विद दी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, जिसके अंदर रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी और सैचुरेशन जैसे जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। चैप्टर 17 पे आएँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो डायोड और ट्रांजिस्टर्स हैं बच्चों, ये इंतहा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं। प्रैक्टिकल्स में भी हम इनके करैक्टरिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इनके करैक्टर्स को ड्रॉ करना होता है ग्राफिकली और शो करना होता है कि कब ये हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होते हैं, कब मिनिमम दे रहे होते हैं, कौन सी बाइसिंग इनके लिए की जा रही होती है। सो इस तरह की तमाम तर जो बातें हैं ये ट्रांजिस्टर्स और डायोड के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इस पे आप अच्छे से फोकस करेंगे। फिर आ जाती है इनकी बाइसिंग्स और इफ़ेक्ट ऑफ बाइसिंग, कि हम डायोड में कौन सी बाइसिंग करते हैं फॉरवर्ड करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। इसी तरह ट्रांजिस्टर के अंदर भी बाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे पास दो जंक्शंस होते हैं और दोनों जंक्शंस की जो एक प्रॉपर बाइसिंग है जब तक ना हो ट्रांजिस्टर जो है वो काम नहीं करता है। तो बाइसिंग पे बात करें, उसके इफ़ेक्ट्स पे बात करें, जैसे डायोड्स के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका जो रीजन की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है और रिवर्स बाइसिंग में वो जो विड्थ है वो बच्चों इंक्रीज़ हो जाती है। वाकिफ़ आप इन सब पॉइंट्स हैं, बट
इन बातों के ऊपर आपसे डिस्कशन करना, इसका मकसद ये है कि आप इन तमाम बातों को जो आपको पता भी हैं एक बार नज़र ज़रूर लगा कर जाएँ, क्योंकि इन्हीं आसान बातों से रिलेटेड भी बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चंस वो निकालता है कि जो पेपर में हम फिर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि हम दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं पीएनपी और एनपीएन में से किसको प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं, रीज़न भी पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट सा एक छोटा सा पॉइंट बताऊं तो जस्ट इतना कहूँगा कि एनपीएन के अंदर जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पीएनपी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स होता है सर्किट के अंदर, वो होल्स के रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, इसलिए हम एनपीएन को प्रेफर कर रहे होते हैं। इसके साथ और भी कुछ रीजंस हैं जो आपको नोट्स और बुक में से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आए तो हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ और फुल में अगर मैं बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी डाला हुआ है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है ये लॉन्ग में भी पूछता है, लेकिन कभी कभी इसकी वेव फॉर्म, इसका आउटपुट, इसका जो सर्किट है, स्पेशली जो सेंटर टैप की डायग्राम है और सेंटर टैप क्यों यूज़ किया जा रहा होता है, जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने शॉर्ट में भी डाला है। आपको जब मैं लॉन्ग पोर्शन में जाऊंगा तो अंदाज़ा होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने शॉर्ट में भी डाले हुए हैं और लॉन्ग में भी डाले हैं, क्योंकि इनकी जो वर्थ है वो दोनों ही पोर्शंस में है, दोनों सेक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पे अटेंशन टू दीज टॉपिक्स, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप कहें कि यार इन टॉपिक्स पे हम नज़र लगा लेते। नेक्स्ट अगर आए तो ट्रांजिस्टर की बच्चों 3 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, आपको पता है एमीटर बेस 3 तरह के जंक्शंस हैं, एमीटर बेस एंड कलेक्टर हैं। तो तीनों की बेसिस पे अगर हम बात करें तो 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन तो अलबत्ता हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉमन कलेक्टर। इमीटर और बेस में अगर बात करूं तो इमीटर इज़ मच इंपॉर्टेंट देन बेस, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? एक अगर शॉर्ट सा रीज़न दूं तो इसमें इतना कहूँगा कि इसके अंदर एम्पलीफिकेशन के साथ साथ फेज़ रिवर्सल भी आ रहा होता है। ठीक हो गया, ये फेज़ को रिवर्स भी कर रहा होता है। सो और भी बहुत सारी वजूहात हैं, रीजंस हैं जो आपको नोट्स में दिखाई देंगी। तो फिर से कहूँगा कि इन चीज़ों को आप नोट्स में से और बुक में से अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्लियर होंगी। तो आपने इनको लाजमी पढ़ना है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्कस करनी है हमने वो डिवाइसेस जो काम करती हैं सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे और काम नहीं करती हैं डायरेक्ट करंट पे। जिस तरह से अगर मैं कहूँ कैपेसिटर है, ये हमेशा काम करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रांसफार्मर है, हमेशा काम करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। और इसी तरह अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स या डायोड्स हैं, ये जो हमारे पास हैं ये सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं हमारे पास एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और कुछ को हम कन्वर्ट करके डीसी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बट अगर मेन पे बात कर लूँ तो आपसे कहूँगा कि कैपेसिटर है और हमारे पास आ जाता है ट्रांसफार्मर। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसमें लिटिल बिट हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, कुछ को हमें प्रोवाइड करना होता है और कुछ को प्रोवाइड नहीं करना होता। जैसे अगर मैं रेक्टिफायर सर्किट की बात करूँ तो रेक्टिफायर सर्किट का काम यही होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बनाना। तो स्पेसिफिकली अगर मैं इस आंसर में रेक्टिफायर का जिक्र कर लूँ, रेक्टिफायर सर्किट का जिक्र करूँगा, तो उसको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, वो डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद जो है वो कन्वर्ट करना है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो ये कुछ डिवाइसेस, कुछ सर्किट्स के नाम हमसे पूछता है, वो जो मैंने आपके सामने लिए उनको आप जहन में रख लें, और किन किन को वो अलाउ नहीं करता आप ये भी अपने जहन में रख लें। अच्छा, ये थोड़ा सा हम पीछे कहीं आ गए, मैं वापस स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अच्छा, अभी हम आते हैं चैप्टर 18 पे। चैप्टर 18 हमारे पास जो है ये बच्चों को थोड़ा सा लेंथी भी लगता है, कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है, लेकिन शॉर्ट के लिए चंद ज़रूरी बातें जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उन पे फोकस करना है। सबसे पहले तो बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में हमारे पास जो है वो टाइम डायलेशन है, साइमल्टेनिटी है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस वेरिएशन है, ये सारे के सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके अंदर आ जाती हैं, इन पे फोकस करना है। इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। ये वाली बातें लॉन्ग में नहीं पूछता है, और शॉर्ट में बिना फार्मूला वेरिएशंस के साथ, ख़ासकर इसकी टाइम डायलेशन वाले की जो डेरिवेशन है उस पर भी ज़रा फोकस करना है, क्योंकि वो वाइड कॉन्सिक्वेंस है जिसकी डेरिवेशन आपकी बुक के अंदर उसने शामिल की है, तो उसको भी आप अच्छे से समझें, उसको डेरिवेशन को आपने इग्नोर नहीं करना है। फिर अगर आगे हम चलें तो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लॉज आ जाते हैं। एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
और इनकी अपनी अपनी इक्वेशंस हैं। मैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में एक चीज़ और भी शामिल करूँगा कि हमसे ना ये कई बार ऐसा सवाल भी पूछा जाता रहा कि हम सूरज का जो टेम्परेचर है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। वी नो दी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को भी फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो रिलेशन चल रहा है इस फार्मूला के अंदर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर, वो टेम्परेचर और वेवलेंथ का है। अगर वेवलेंथ हमें पता चल जाए तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल टेल अस अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द सन, या किसी भी चीज़ के टेम्परेचर के बारे में हमें बता सकता है, जिससे हम रेडिएशंस को रिसीव कर रहे हैं और जो रेडिएशंस हम तक आ रही हैं उनकी वो वेवलेंथ क्या हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो वेवलेंथ है, मोमेंटम है, स्पीड है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की यूजिंग डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। ये यहाँ डी ब्रोगली की मैं करेक्शन करते करते जस्ट ब्रोगली हो गई, ये डी ब्रोगली है, डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल है वो। इसमें भी एक मिस्टेक आ गई है, इसको ब्रोगली नहीं पढ़ना। डी ब्रोगली प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ मौजूद है, उसमें जो वेवलेंथ है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वो कैसे मेजर करनी है, उनका मोमेंटम, उनकी स्पीड। जैसे दो एग्जांपल्स आप बच्चों को मैंने दी हुई हैं, उसके अंदर एक तो टेनिस बॉल की एग्जांपल शामिल है, एक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल शामिल है, कि इन दोनों में से किसकी वेवलेंथ को मेजर कर सकते हैं, किसकी वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। और ये वेवलेंथ यानी वेव नेचर को वेरीफाई भी करता है कि नहीं करता है। तो इसके अंदर से मल्टीपल तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछ सकता है। फिर आ जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और कभी कभी बच्चों ये इसको ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लिखता, इसके पहले पहले लेटर्स को अगर मैं उठाऊँ तो HUP हप लाइक उस तरह कुछ लिखता है। तो केसेस ऑफ जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी जो हप हैं, ये आपसे पूछता है पोजीशन मोमेंटम हो गया, टाइम एनर्जी हो गया। ये इसके दो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं और दो बातें हैं जो बता रहे होते हैं कि हम साइमल्टेनियसली जो मेजरमेंट्स हैं वो नहीं कर सकते हैं विद डेरिवेशन। तो ये आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि एक केस भी अगर शॉर्ट में दे तो आई थिंक एनफ, उसके अंदर डेरिवेशन के 3-4 स्टेप्स आप लिखेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि ये क्या बताना चाहता है और कौन सी चीज़ जो है वो हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते और क्यों मेजर नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 19 पे आते हैं, जो कि काफ़ी आसान समझा जाता है। डेफिनेटली आसान है, मैथमेटिकल पोर्शन इसके अंदर ज़्यादा, और इसके अंदर से लॉन्ग पोर्शन ज़्यादा निकलने के चांसेस बनते हैं। जो बोहर्स की पॉस्टुलेट हैं वो तो शॉर्ट के लिए अच्छे से तैयार कर लें। 3 पॉस्टुलेट हैं, तीनों की आगे प्रॉपर जो रीजनिंग्स हैं और एक की तो डेरिवेशन भी उसको तैयार कर लें। फिर लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए एनर्जी एंड रेडियाई क्वांटाइजेशन जो ये तैयार कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह बच्चों यहाँ पर एक एनर्जी डायग्राम आ जाती है हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए, जिनके अंदर मैं अगर यहाँ पर बात करूँ हमारे पास 5 स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, हमें याद हैं। उनके लिए जो वो एनर्जी डायग्राम बन रही होती है कि कब इलेक्ट्रॉन किस शेल से आएगा, तो वो कौन सी सीरीज़ के लिए हमें रेडिएशंस को एमिट करके देगा। सो लेमन सीरीज़ हो गया और बाल्मर सीरीज़ हैं एंड पैस्टन पिफ एंड बैकेट सीरीज़, ये सारी सीरीज़ को आपने लाजमी अच्छे से स्टडी करना है। फिर आगे अगर हम चलें तो हमारे पास ये एक सवाल जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। टॉपिक का नाम ये लिखा कि वाई डू सॉलिड्स गिव राइजेस टू कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाइल हॉट गैसेस गिव राइजेस टू द लीनियर स्पेक्ट्रम। इसका रीज़न भी आपको मिल जाएगा, इसको आपने स्टडी करना है कि जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो क्यों आता है, और हॉट गैसेस सॉलिड्स के लिए और हॉट गैसेस के लिए जो वो लाइन स्पेक्ट्रा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये चैप्टर के बिल्कुल शुरू में मिलेगा, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर यूज़ कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट दी लाइन स्पेक्ट्रम। तो वहाँ आपको इसका रीज़न मिल जाएगा। लॉन्ग और शॉर्ट के लिए अगर आगे बात करूँ तो लेज़र के अंदर से और एक्सरेस के अंदर से बहुत तरह के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस निकल रहे होते हैं। अगर एक्सरेस की बात करूं तो उसके अंदर यहाँ पर मैंने अभी नीचे देखता हूँ लिखा नहीं, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूस एक्सरेज और जो डिस्क्रीट एक्सरेज हैं का एक कॉन्सेप्ट पूछता है में क्या फ़र्क है। फिर ब्रैमस्ट्रा लंग जैसी एक टर्म है और उसके लिए ब्रेकिंग रेडिएशन का वर्ड भी यूज़ करता है कि वो हमें कब अचीव होती हैं, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस एक्सरेस की फॉर्मेशन को शो कर रही होती हैं। तो इसके आइडिया को भी स्टडी करना है आपने। फिर लेज़र के अंदर से वो हमसे पूछता है कि लेज़र जो है वो क्या हर एलिमेंट से हासिल किया जा सकता है। जो लेज़र्स हैं उनके अंदर जो मेटास्टेबल स्टेट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्टेट टाइम क्या होता है, और जो नॉर्मल हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम क्या। सो ये टाइम जो है, मैं मतलब यहाँ जल्दी जल्दी में किसी के आंसर को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ
कि आप जस्ट उतनी बातों को याद रख लेंगे, पूरा स्टडी नहीं करेंगे। तो जहाँ मुझे ज़रूरी लग रहा है कि कुछ मैं हिंट्स दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बाकी इन चीज़ों को आपने पढ़ना है कि टाइम हमें कितना चाहिए, हमें नहीं, इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम चाहिए हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए, और लेजिंग मटेरियल्स के अंदर जो मेटास्टेबल स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए रुकता है। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में पूछेगा कि हमारे पास जो है वो क्यों ज़रूरी है लेज़र्स के लिए, लेज़र एक्शन जो है वो आपको पता है पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है इसका रीज़न भी आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे जो लाइट का वेव बिहेवियर है इसको स्टडी करना है, और ये बहुत कॉमन सा सवाल है, आ जाता है, इसको आप वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे रीजंस को पढ़ा हुआ है। बट क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है वो है ही कुछ ऐसा कि कुछ डिस्क्रीट नेचर्स को और कुछ वेव नेचर्स को वेरीफाई करना, मोस्टली ये डिस्क्रीट नेचर यानी पार्टिकल नेचर्स को वेरीफाई कर रहा है, और जहाँ पार्टिकल नेचर्स को वेरीफाई करता है कहीं कहीं ये वेव नेचर के बारे में भी आपको हिंट दे रहा होता है कि कहाँ कहाँ जो वेव नेचर है वो लाइट की साबित हो सकती है। अच्छा, फिर आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन है, जैसी टर्म्स आपसे पूछता है, और जो आइंस्टाइन्स मैथ एनर्जी इक्वेशन वाला फार्मूला है उससे मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि वो जो डेरिवेशन हम करते हैं कि जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसकी जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होती है सबसे पहले वर्क फंक्शन में, एंड देन रिमेनिंग एनर्जी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एस्केप इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एनर्जी इक्वेशन है उसको अच्छे से याद रख लें। फिर उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस ये जो इस चैप्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, इनके कुछ रिजल्ट्स हैं जिसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ ड्रॉबैक्स शामिल हैं। उन ड्रॉबैक्स को भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास ड्रॉबैक में एक ड्रॉबैक ना सवाल बन के आता रहा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो कोलिजन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक डिले को कंसीडर करते थे, कि उसके अंदर डिले आता है कि इलेक्ट्रॉन आता है वो एक बार कोलाइड करता है, फिर कोलाइड करता है, एंड देन दूसरा जो फोटोन जो आ रहा होता है वो एनर्जी डिलीवर करता है टू दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, फिर वो जाकर जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में मौजूद होता है आफ्टर मैनी नंबर ऑफ कोलिजन्स वो सरफेस से निकलता है। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये काम जो इंस्टेंटेनियसली हो रहा होता है, जैसे ही एक फोटोन आके गिरता है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। तो ये जो इस तरह की कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछेगा, बारीकी वाले क्वेश्चंस होंगे, इस नोयत के सवालों के आने के इस बार चांसेस बन रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आते हैं चैप्टर 20 के अंदर, जिसको आप बच्चे कम अहमियत दे रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लाजमी पढ़ कर जाएँ। लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, शॉर्ट भी बता रहा हूँ, कम से कम ये तो करके जाएं ताकि आपका जो लास्ट चैप्टर का पोर्शन है वो भी ज़ाया ना जाए। तो सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी और जो मैस डिफेक्ट वाला पोर्शन है ये अच्छे से याद रख लें कि बाइंडिंग एनर्जी कब ज़्यादा होती है, कम होती है, मैस का डिफेक्ट कब ज़्यादा और कब कम होता है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है मैस नंबर के साथ और जो मैस डिफेक्ट का जो एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ बनता है, इसके इन दोनों के ग्राफ आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, उसके ट्रेंड को फॉलो कर लें। नॉन यूनिफॉर्म ट्रेंड होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीजिंग की तरफ जा रही होती है पहले, क्योंकि 3 तरह की डिवीजन होती है हमारे पास, लेस एटॉमिक नंबर या इंटरमीडिएट और फिर हैवी एटॉमिक नंबर्स के साथ होते हैं। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग इस तरह से चल रहा होता है, मिनिमम मैक्सिमम के दरमियान एक नॉन यूनिफॉर्मिटी को शो कर रहा होता है। तो इनके दोनों के जो ग्राफ्स बन रहे होते हैं उसको आपने अच्छे से समझना है। अच्छा, फिर आ जाता है कन्वर्जन्स ऑफ किलोग्राम मास इनटू द यूनिफाइड मास। तो ये कन्वर्जन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, पेपर में पूछा जाता है। इवन इसके इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उनके अंदर भी यही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड मास जो किलोग्राम नहीं चला रहे होते हैं, वो यूनिफाइड मास है, यानी एटॉमिक मास यूनिट हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी कन्वर्जन्स को आपने तैयार कर लेना है। इसकी कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी ये हमसे पूछता है। फिर आखिरी अगर हम पोर्शन पे जाएं जिसमें हमारे पास बेसिक पार्टिकल्स का जिक्र होता है और क्वार्क्स वगैरह मौजूद हैं, तो क्वार्क्स की मदद से हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को उनकी फॉर्मेशन को साबित करना होता है कि 3 क्वार्क्स शामिल हैं, 2 अप 1 डाउन, और इसी तरह से 2 डाउन 1 अप अगर मिला दें तो हमारे पास ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और ये आपसे ये भी कहता है कि वेरीफाई करें कि प्रोटॉन का चार्ज जो वो हम +1 कंसीडर करते हैं वो क्वार्क के चार्ज से वेरीफाई कर रहे हैं। तो क्वार्क का वो जो चार्ज होता है यूज़ हो रहा होता है 3/2 एंड -1/2 के साथ। तो ये जो चार्ज दिया हुआ है और जो
नंबर ऑफ क्वार्क्स को हम मिलाकर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बना रहे होते हैं, इससे जो टोटल निकलता है एंड पर वो हमें वेरीफाई करके बता रहा होता है कि प्रोटॉन्स का जो चार्ज है वो +1 है और जो न्यूट्रॉन का चार्ज है वो 0 है। तो हम क्वार्क्स की मदद से एक तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं, प्लस इनका जो चार्ज है वो कितना है वो भी हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो इसको भी अच्छे से आपने तैयार करना है। अभी चलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं चाह रहा था कि आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया ना जाए, इसलिए बहुत तेज़ मैं चला हूँ इसके अंदर। कोशिश यही थी कि ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करूँ, बट स्टिल हर सवाल पे कुछ ना कुछ बात करना पड़ रही थी, तो काफ़ी टाइम हो चुके हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पे आऊँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को एक एक बार सुनते जाएं और इनका स्क्रीनशॉट चाहे ले लें। जो एप्लीकेशंस हैं ये लॉन्ग में भी आती हैं। फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल पहले ही चैप्टर का है। एनर्जी स्टोर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है विद द डेरिवेशन। पोटेंशियल मीटर अगर आप पोटेंशियल मीटर अगर आप चले जाएं तो पोटेंशियल मीटर ये नेक्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम किसी भी अननोन बैटरी के पोटेंशियल्स को मेजर करते हैं। और इसमें आपको बताना पड़ता है क्योंकि पोटेंशियोमीटर के साथ अगर हम देखें तो बाकी और भी हमारे पास वोल्ट मीटर, CRO टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों प्रेफर नहीं करते हैं ये पता होना चाहिए। नंबर 1 ये चीप होता है, नंबर 2 ये ईजी टू यूज़ होता है, और भी बहुत सारी बातों को इसके अंदर आपने शामिल करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। किरकॉफ के, अच्छा इसको आपको किरकॉफ पढ़ें किरचॉफ पढ़ें, दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल है, बट एक्चुअल इज़ दी किरकॉफ। सेकंड रूल हमारे पास, सेकंड लॉ इसे हम कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका खास कर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल बनता है, जो सर्किट डायग्राम देता है वो काफ़ी हेल्दी होती है, जिसमें से करंट और वोल्टेज निकालना होता है, तो शॉर्ट की बजाय ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। तो इससे रिलेटेड जितने बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, काइंडली उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं, उनको पढ़ कर जाएं, उनको देखें, प्रैक्टिस करें और अपना जहन बना कर जाएँ कि अगर इसके अंदर कोई वेरिएशन करता है, कोई नई बैटरी लगा देता है, रेजिस्टेंस को चेंज करता है या लूप्स में कुछ चेंज लेके आता है, तो इतना आप प्रैक्टिस करके जाएँ कि आपको वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, इसकी सर्किट डायग्राम एक्सप्लेनेशन, इसका पर्पस, इसकी रीज़न, इसका प्रिंसिपल, इसके अंदर नल पॉइंट, इसकी डेरिवेशन और सारी बातें इसके अंदर बताएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एम्पियर्स लॉ में अगर आएँ तो एम्पियर्स लॉ हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में इन्फॉर्म करता है फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर्स। उसकी डेरिवेशन हो गई और इसका जो कोफिशिएंट हो गया, इसकी इक्वेशन हो गई यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। इन तमाम बातों को आपने एम्पियर्स लॉ के अंदर स्टडी करना है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था ये चार्ज टू मैच रेशो हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए, जैसे गॉजेस की एप्लीकेशंस का मैंने पहले जिक्र किया, तो इसको लॉन्ग के लिए तैयार करके जाएं। फिर फेरेडेज लॉ है, फेरेडे लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कुछ बच्चों ने इसकी डेरिवेशन जो वो बुक से की हुई, चंद स्टेप्स के अंदर अंदर वो ना करें, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन को करके जाएं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो स्टेप्स कर लेना इज़ नॉट एनफ। कोशिश करें कि मेरे नोट से कर लें या कहीं और से कर लें, बट इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, उसको आप तैयार करके जाएँ। नेक्स्ट इज द म्यूचुअल इंडक्शन। अगर म्यूचुअल नहीं कहता तो सेल्फ बोल देगा, सो बोलेगा इंडक्शन। इन दोनों में से किसी एक की डेरिवेशन भी है, प्रॉपर डायग्राम के साथ बताएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर, इसकी डिपेंडेंस, इसका फार्मूला, फिर इसके अंदर से इंडक्टेंस, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लस आखिर में जो हेनरी यूनिट आती है उसको आपने डिफाइन करना है, उसका फार्मूला लिखना है। तो ये सारी बातें इसके अंदर शामिल करेंगे। AC जनरेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ मैंने शॉर्ट में इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र किया, वहाँ लॉन्ग में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे बताऊँ तो AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों में से अल्टरनेटिंगली चलता है, एक साल AC जनरेटर तो एक साल ट्रांसफार्मर, बट दोनों में से एक लाजमी आता है, तैयार कर लें। फिर हम 15वें चैप्टर में दोबारा आएँ तो AC थ्रू हमारे पास RC या RLC, इन दोनों में से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर चांसेस बनते हैं RLC के, बट RLC क्योंकि बहुत बार आ चुका है तो ज़्यादा चांसेस RL या RC के बनते हैं। मैंने RC लिखा, RL भी आ सकता है। दो कम्बिनेशंस के सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और RC RL दोनों अलग अलग भी दे सकता है। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए। फिर आगे चलेंगे, सॉलिड स्टेट आ जाता है, उसके अंदर एनर्जी बैंड थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार जो है आ चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है हिस्टेरेसिस लूप, जिसका मैंने जिक्र किया। इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका सेचुरेशन है, उसके बाद फिर इसकी रिटेंटिविटी है, कोरेसिविटी है, फिर इसका हिस्टेरेसिस लॉस है। सो ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर पूछा जाता है, और विद ग्राफ भी इसको ड्रॉ करना पड़ता है। लॉन्ग में आ जाता है फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने दिखाना होता है विद द सेंटर टैप। ठीक है, इसके अंदर आपने सेंटर टैप वाली टेक्निक को यूज़ करना है, क्योंकि कुछ बच्चे आसानी के लिए कहीं डिफरेंट जगहों से तैयार कर लेते हैं दूसरे रेक्टिफायर्स को। तो फुल वेव के अंदर जो आपके सिलेबस के अंदर प्रॉपरली है, जो करिकुलम के अंदर है, वो
सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सो उसको प्रॉपरली आप अच्छे से समझ के जाएंगे। उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, वर्किंग कैसे करता है और कैसे आउटपुट हमें मिलती है, उसको आपने अच्छे से देखना है। फिर ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मैं ऊपर शॉर्ट में भी बता के आया हूँ कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसमें यूज़ हो रही होती है। तो ये जो है ये डेरिवेशन के साथ जो है सर्किट डायग्राम एंड ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर दिखाना होता है, और इसका इनपुट दिखाएं, इसका आउटपुट दिखाएं, फिर इन्वर्जन्स बताएं, फिर इसका आप अल्फ़ा गेन बीटा गेन इन तमाम चीज़ों पे बात करें। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम अगर 18वें चैप्टर पे आएँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा तो नहीं ये पूछेगा, बट कुछ इसके कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं और साथ में मॉडर्न जो रिजल्ट्स हैं कंक्लूजन्स पूछ सकता है। कॉम्पटन इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटाइज रेडियस एंड एनर्जी ऊपर भी मैंने जिक्र किया, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया। एक्सरेज एंड लेज़र मैंने शॉर्ट लॉन्ग ऊपर भी शामिल की, यहाँ पर भी कर दिया। एक्सरेज और लेज़र दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इस बार ज़्यादा चांस जो है वो लेज़र का लग रहा है। और ये भी मैं आपसे कहूँ तो दोनों अल्टरनेटिंगली चलते हैं, या तो एक्सरे आता है या लेज़र आता है। तो इस बार कुछ लग रहा है कि लेज़र के चांसेस बन रहे हैं, सो पे मच अटेंशन टू द लेज़र्स एज कम्पेयर टू द एक्सरेज, बट करें दोनों को, ऐसा ना हो कि आप मेरे इस गेस या आइडिया की बेस पे एक्सरे को छोड़ के चले जाएं। सो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास हाफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रहे कि हाफ लाइफ बच्चे जस्ट ना थ्योरेटिकल पोर्शन और छोटा सा करते हैं, बुक के अंदर डेरिवेशन शामिल है विद इंटीग्रेशन। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, देखें आप अगर ये कहेंगे कि सर हमने इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ, जो मेडिकल के बच्चे हैं, तो आप अपने नंबर यहाँ ज़ाया कर देंगे। किसी भी तरह इन पॉइंट्स को आपने डेफिनेटली आपके टीचर्स ने करवाया होगा, मेरे नोट्स मेरे लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। इंटीग्रेशन वाले जो स्टेप्स पॉइंट्स शामिल हैं उनको लाजमी करके जाना है, डेरिवेशन शामिल करेंगे अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको अधूरा नहीं छोड़ के आना, ये थोड़ा सा पोर्शन नहीं करना। एंड लास्ट वन इज़ दी न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ये भी कहूँगा ये अल्टरनेटिंगली आते हैं, दोनों में से एक के आने के चांसेस हैं। सो फ्यूजन क्योंकि सेकंड ईयर तक आते आते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि कुछ साइकिल्स हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो पे मच अटेंशन टू द फ्यूजन एज़ कम्पेयर टू फ्यूशन, क्योंकि ये मुश्किल है और इनके दरमियान जो डिफ्रेंसिएशंस मौजूद हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको भी अच्छे से समझ कर याद करके जाएँ। बाकी उम्मीद है कि MCQs भी इन्हीं टॉपिक्स में से निकलेंगे, बट याद रखें कि अगर हम SSC की बात करें, जो SSC के एग्ज़ाम्स हुए तो उसके अंदर 9th क्लास का पेपर तो बहुत बेसिक था, लेकिन जो 10th क्लास का पेपर बच्चों आया उसके अंदर न्यूमेरिकल का पोर्शन मोर देन 85% था। तो अपने आप को न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पेपर को जज करके ये जज करने लग जाएं कि फिज़िक्स का पेपर भी जो है वो कुछ इस तरह का होगा, या आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो पे अटेंशन टू द न्यूमेरिकल्स एज वेल। न्यूमेरिकल्स को भी इग्नोर नहीं करना, छोड़ना नहीं है। नो डाउट के फार्मूला गिवन होंगे MCQs के लिए भी और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, बट फार्मूला इज़ नॉट एनफ, क्योंकि फार्मूला बाज़ औक़ात मॉडिफाइड फॉर्म में गिवन होता है और हमें उसको एक्चुअल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें, अभी दिन मौजूद हैं। जो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता आप मुझसे समझ लें, मुझसे पूछ लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, मुझसे फिर से रब्ता कर लें। और बस यहाँ पर टाइम बहुत हो चुका है, मैं इसको रोक रहा हूँ। तो लास्ट में ये कहूँगा कि तमाम पोर्शंस को अच्छे से समझ कर जाएँ। मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं बात कर लूँ, ताकि आप ये टॉपिक्स कम से कम ना छोड़ कर जाएँ, इनको अच्छे से समझें। तो उम्मीद है कि आप 90% एंड अबव नंबर बोर्ड में ले लेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें होंगी वो इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन में बताता रहूँगा। अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसको एंड करता हूँ। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो बातें मैंने बताई और जो आप तैयार कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे और आपको चीज़ें पेपर में एक्सप्रेस करने में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरी तरफ से बच्चों बहुत सारी दुआएं हैं। आप सब खुश रहें, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम हों और बहुत अच्छे नंबर लें। इसी दुआ के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।